Hello everyone, welcome back to Ansarkari. We are continuing with the geography series. In the last session, we covered the topics regarding river erosion, the erosion on the bedrock, and also on the river sides. Now we will be discussing about coastal erosion process. What are the different actions that are taking place? What are the different landforms and the processes that are involved? And also the impact climate change and urbanization is having on the coastal erosion. So first of all, the coastal erosion refers to the removal and the transportation of the sediment, of the rock particles, or of the soil from the coastline due to the action of three things, that is waves, tides and currents, जिसकी वजह से पूरा जो कोस्टल लैंडस्केप है इट इज रीशेपिंग इटसेल्फ एंड इसी की वजह से चैलेंजेस भी क्रिएट होते हैं टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू द ह्यूमन हैबिटेशन ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से हेडलैंड, बे, मरीन ट्रेंचेस, सी क्लिफ, बीच, देन सी केव, सी आर्क एंड उसका ही एक और रिग्रेसिव फॉर्म सी स्टैक, जो कि हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में. बट प्रोसेसेस क्या क्या इन्वॉल्व हैं उसको हम देख लेते हैं. सबसे पहले हाइड्रोलिक एक्शन, मतलब जो फोर्स लग रहा है फ्रॉम द वेव्स विच इज कंप्रेसिंग द एयर इन द क्रैक्स बिटवीन द रॉक इन वेव. एंड जब ये वेव आती हैं तो उसी की वजह से वो कंप्रेशन होता है एंड जब वापस ये जो वेव्स है ये रिट्रीट करती हैं तो जो कंप्रेस्ड एयर था वो एक्सपैंड करता है, कहीं ना कहीं जो क्रैक आ रहा है रॉक के अंदर उसको बढ़ाता है. इस पूरे एक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन. वैसे ही एब्रेशन, जो कि रिवर इरोजन में भी हमने देखा, जो वेव्स हैं वो साथ में सैंड या पेबल या बड़े रॉक पार्टिकल्स को कैरी करती हैं, देन वो कोस्ट लाइन पे हिट करते हैं आके, जिसकी वजह से एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट. मतलब अब ये जो रॉक सरफेस है या जो क्लिफ के पास सैंड मटेरियल है वो कहीं ना कहीं इरोड होता जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट देखने को मिलता है फ्रॉम द एब्रेशन प्रोसेस. एब्रेशन से रिलेटेड एट्रिशन होता है. एट्रिशन थोड़ा डिफरेंट होता है जिसमें जो रॉक और सेडिमेंट है वो इन वेव्स के ही बीच में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, स्मूदर पार्टिकल्स बना रहे हैं एंड देन फर्दर कंट्रीब्यूट करते हैं कोस्टल इरोजन में. वैसे ही कोरोजन प्रोसेस होता है. ये तीनों ही प्रोसेसेस हमें रिवर इरोजन के, रिवर बेड इरोजन में भी देखने को मिलते हैं. कोरोजन दैट इज सोल्यूशन, जिसमें केमिकल रिएक्शन बनता है, तो जो मिनरल प्रेजेंट है रॉक्स में जैसे कि लाइमस्टोन बोल सकते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है. सी वाटर एसिडिक होता है ना, हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन की वजह से भी जो एसिडिक नेचर है ऑफ द सी वाटर, जो ओशन वाटर है वो इंक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन का प्रोसेस है ये और भी ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है एंड और भी ज्यादा जो मिनरल्स हैं प्रेजेंट इन द रॉक्स वो डिसॉल्व होते हैं. वैसे ही वेव क्वेरिंग, वेव क्वेरिंग एक डायरेक्ट प्रोसेस है जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वेव्स का. जो वेव्स हैं वो बेसिकली डिसबैलेंस कर देती है रॉक्स को या बड़े रॉक चंक्स को जो कि कोस्ट लाइन पे होते हैं एंड उनको डिस्प्लेस करने में रोल प्ले करती हैं. तो कहीं ना कहीं जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोस्टल इकोसिस्टम में हमें दिखता है कि बड़े रॉक पार्टिकल हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं ऊपर के भी लैंडफॉर्म को, उसको कहीं ना कहीं हिलाती हैं, उसको डिसबैलेंस करती है, जैसे कि सी आर्क या फिर सी स्टैक के केस में हम देखते हैं. इन्हीं की वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म क्रिएट हो रही है, जैसे कि क्लिफ. क्लिफ मतलब स्टीप रॉक है एंड इसका जो मटेरियल है वो फास्टर है क्योंकि सैंड पार्टिकल है, रॉक के साथ साथ सैंड पार्टिकल भी है तो वो जल्दी इरोड होता है. वैसे ही वेव कट प्लेटफॉर्म है जो कि फ्लैट रॉकी एरिया बनाते हैं एंड जो क्लिफ है उसी के बेस को हम वेव कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं. यहाँ पे वेव एक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से ये फॉर्म होते हैं. सी आर्चेस हैं जो कि फॉर्म होती हैं जब ये जो वेव्स आ रही हैं ये इरोड करती हैं हेडलैंड को, जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, एंड एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से ये सेमी सर्कल टाइप या आर्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. वैसे ही जब वेव्स आती हैं एंड वापस रिट्रीट करती हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं एक रॉक का जो सेक्शन है वो वीकर होता जाता है, हॉलो आउट होता जाता है कोस्ट लाइन के पास, जिसकी वजह से क्लिफ्स का फॉर्मेशन होता है. यूजुअली क्लिफ्स में ही मिलती हैं हमें, उसकी वजह से सी केव्स का फॉर्मेशन होता है. वैसे ही स्टैक या फिर स्टम्प भी देखने को मिलते हैं. स्टैक मतलब ऐसा आइसोलेटेड रॉक कॉलम हो जाता है जो कि कोलैप्स होने के बाद कहीं ना कहीं वहीं पे ही रह गया है.
तो ये जो स्टम्प होते हैं बाद में और भी इरोड होते रहते हैं एंड बेसिकली एक स्टैक या फिर स्टम्प लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसे कि सी स्टैक यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। तो अलग हो जाता है मेनलैंड से। वैसे ही बेज और हेडलैंड बनते हैं। ये बे होता है जो इनवर्ड में हमें मिलता है, हेडलैंड जो कि आउटवर्ड एरिया में थोड़ा मिलता है। तो जो हेडलैंड है वो थोड़ा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो रॉक है वो कंपैरेटिवली हार्डर है एंड सी के एक्शन की वजह से ये आर्च लाइक फॉर्म यहाँ पे बन जाती है। बट जो बे होते हैं वो दो हेडलैंड के बीच में जो एरिया इनवर्ड डायरेक्शन में मिलता है उसको हम बे बोलते हैं। जैसे कि ये हेडलैंड है एंड ये हेडलैंड है, इसके बीच में एक बे का फॉर्मेशन है। यहीं पे जो वेव्स आ रही हैं ये अपने सेडिमेंट पार्टिकल छोड़ के जाती हैं, जिसकी वजह से बीचेस का फॉर्मेशन होता है। बट अभी हम देख सकते हैं कि कोस्टल इरोजन जो है वो भी एक्सेलरेट हो रहा है, उस पर भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि वार्मिंग बढ़ रही है जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, सी लेवल जो है वो राइज होते जा रहा है। साथ में अर्बन इंक्रोचमेंट या फिर कंजर्वेशन ना करने की वजह से मैंग्रोव जैसे यूनिक इकोसिस्टम में भी हम देख रहे हैं कि डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, जो कि नेचुरली प्रोटेक्ट करता है बीचेस को, कोस्टल फॉर्मेशन को फ्रॉम इरोजन। तो वो हमने देखा है कि वो एक्सेलरेट हुआ है। जैसे कि इंडिया के केस में भी सबसे ज्यादा 60% जो कोस्टल इरोजन है, जो कि हाईएस्ट नंबर है, वो वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद पुडुचेरी, फिर केरला एंड देन ओडिशा, द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड देन द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, केरला एंड ओडिशा। तो हम देख रहे हैं कि मैनग्रोव का डिग्रेडेशन हो रहा है, साथ में सैंड माइनिंग होती है जो कि अनरेगुलेटेड है, अर्बन इंक्रोचमेंट हो रहा है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है। जिसका एग्जांपल देख सकते हैं चेन्नई की कोस्ट पे भी, वहां पे भी इरोजन हो रहा है क्योंकि जो सैंड ड्यून्स थी उनका लॉस हो रहा है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो कोस्टल जोन्स का मैनेजमेंट है वो हम नहीं कर पा रहे। इसीलिए इंडिया फोकस करता है कि सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट हो पाए। आईसीजेडएम के भी फेज 2 में इंडिया अभी है और काम कर रहा है, दैट इज इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। हम उसमें बफर जोन क्रिएट कर रहे हैं। जो इरोजन का प्रोसेस हो रहा है उन हॉटस्पॉट्स को सबसे पहले हम मैप कर रहे हैं एंड देन उनको मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का भी रोल आ जाता है, जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। एआई मॉडल्स को हम यहाँ पे लगा सकते हैं जो कि प्रिडिक्ट भी कर पाए कि इरोजन जो पैटर्न है वो कितने डिग्री तक इम्पैक्ट करने वाला है। फिर उस डिग्री के अकॉर्डिंग हम कोस्टल डिफेंस प्रोजेक्ट्स लेके आ सकते हैं, जिसके अंदर हम सी वॉल बनाते हैं जैसे कि। तो वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने में हमें हेल्प करेगा। एंड साथ ही साथ जो नेचुरल डिफेंस फोर्सेस है जैसे कि मैनग्रोव्स, उनको भी कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके लिए नेशनल मैनग्रोव कंजर्वेशन प्रोग्राम स्पेसिफिकली हम देख सकते हैं ओडिशा और वेस्ट बंगाल पुडुचेरी की कोस्ट पे, उसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये पूरा ही जो कोस्टल इरोजन का प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा डायनेमिक है एंड बहुत ज्यादा नेचुरल है। इसीलिए इसकी डिग्री को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड कैसे क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है वो समझना बहुत जरूरी है, अगर इन कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को हमें सक्सेसफुल बनाना है तो। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है कोस्टल इरोजन का। इसके अलावा दो क्वेश्चंस भी हैं रिगार्डिंग रिवर इरोजन। सो डिस्कस द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर इरोजन एंड डिस्कस हाउ ईच इज फॉर्म्ड विद एग्जांपल्स। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ रिवर इरोजन ऑन द लैंडस्केप्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स साइटिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले रिवर इरोजन की हमने बात की थी। एक तो रिवर बेड पे होता है जहाँ पे एट्रिशन, एबरेशन, कोरोशन, सोल्यूशन ऐसे प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं, और एक रिवर बैंक पे होता है जहाँ पे फ्लड प्लेन्स बनते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट जॉर्जेस, जिसमें जॉर्जेस बोल सकते हैं, मियांडर बोल सकते हैं, ऑक्सबो लेक बोल सकते हैं, वो फॉर्म होते हैं। तो रिवर बैंक की बात करते हैं, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। एंड यमुना फ्लडिंग जो हमने देखा लास्ट ईयर वो एक एग्जाम्पल हो जाता है इन दोनों ही टाइप के रिवर इरोजन का, क्योंकि वहां पे सेडिमेंट बहुत ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से जो कैरी कैपेसिटी थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई थी यमुना रिवर की, एंड जो वाटर है इट वाज फोर्स्ड टू एक्सपैंड इन दी एडजॉइनिंग एरियाज, जिसकी वजह से रिवर बैंक पे भी इरोजन हुआ। तो रिवर बेड पे भी हुआ एंड रिवर बैंक पे भी हुआ, जिसकी वजह से हाईलाइट किया गया कि डीसिल्टिंग होनी चाहिए इन रिवर्स की, क्योंकि वो इतना ज्यादा सेडिमेंट्स लेके आती हैं अपने साथ। सो डिफरेंट लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, जैसे कि वी शेप्ड वैलीज, मतलब जो अपर कोर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, फास्ट होता है रिगार्डिंग
ऊपर से जो रिवर है वो ब्रॉड है, एंड बेसिकली जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं जो रिवर का स्ट्रक्चर है वो नैरो होते जा रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इरोजन हो रहा है, वो डोमिनेट करता है यहाँ पे रादर देन दी लेटरल इरोजन। इसकी वजह से स्टीप साइड होती है इसकी, नैरो वैली फ्लोर होता है। इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है अलकनंदा वैली, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। वैसे ही इंटरलॉकिंग स्पोर्स बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अलग अलग रिजेस बन रहे हैं। अगर हम फ्रंट डायरेक्शन से इसको देखेंगे तो इंटरलॉकिंग काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिलता है माउंटेन और जो रिवर फॉर्म हो रही है उसके बीच में। तो इंटरलॉक करते हैं कहीं ना कहीं, जो रिवर है वो उस इंटरलॉक्स के बीच में बह रही है। तो एग्जाम्पल इसका हो जाता है जैसे भागीरथी रिवर है, वो गंगोत्री का पास वाला जो एरिया है वहां पे इंटरलॉक जो रेंजेस हैं उनके जो इंटरलॉकिंग वैली बनी हुई है उसमें से वो फ्लो करती है, उसको हम इंटरलॉकिंग स्पर बोलते हैं। वैसे ही वाटरफॉल है, वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है जहां पे कोई भी रिवर का जो फ्लो है वो एक लेयर ऑफ रॉक के ऊपर फ्लो कर रहा है, बट एक सडनली हमें वर्टिकल ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो अपर डायरेक्शन है उससे ज्यादा इरोजन हमें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रॉक पार्टिकल है, जो नीचे की लेयर है रॉक की, वहां पे मिलता है। इसी ये एग्जाम्पल भी हो जाता है हाइड्रोलिक एक्शन का, एंड साथ में एब्रेशन का, जो कि वो पूल है जिसमें पानी गिरते जा रहा है उसको और ज्यादा डीपन करते जाता है। एग्जाम्पल कोई भी वाटरफॉल ले सकते हैं, जैसे कि जॉग फॉल जो कि कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। तो एक तरफ एक सडन वर्टिकल ड्रॉप होता है जिसकी वजह से बेसिकली जो पानी रिवर का आ रहा होता है उसी से वाटरफॉल क्रिएट हो जाता है। वैसे ही जॉर्जेस एंड कैनियंस, तो जॉर्जेस में हम देखते हैं कि जो वर्टिकल इरोजन है वही यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वो नैरो वैली क्रिएट कर रहा है, एक तो डीप वैलीज हैं, एंड इनकी जो वॉल है काफी ज्यादा स्टीप है। जो जॉर्जेस है काफी ज्यादा नैरो होते हैं एंड शॉर्ट होते हैं, बल्कि जब केनियंस की बात हम करते हैं तो वो कंपैरेटिवली वाइडर होते हैं। तो रिवर टेरेसेस वही होता है कि कोई भी जब रिवर है वो कट डाउन कर रही है किसी भी फ्लड प्लेन को, एंड फ्लैट एरिया को, बेसिकली फ्लैट एरिया क्रिएट हो रहा है उस रिवर चैनल के दोनों साइड पे, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि रिवर का जो पहले का लेवल था वो कितना था, कितना ज्यादा सेडिमेंटेशन हुआ। जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर, वहां पे भी सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो सेडिमेंटेशन जो रिवर लेके आ रही है अपने साथ सेडिमेंट, उसकी वजह से फ्लैट एरिया क्रिएट हो जाता है रिवर के किसी भी साइड पे, उसी को ही हम रिवर टेरेसेस बोलते हैं। वैसे ही मियांडर एंड ऑक्सबो लेक के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ऑक्सबो लेक में इंपॉर्टेंट बिहार में लोकेटेड है, गंगा रिवर के ऊपर ऑक्सबो लेक, एंड फ्लड प्लेन क्रिएटेड है, जैसे कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में हम बोल सकते हैं या फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में हम बोल सकते हैं कि जब रिवर अपने लोअर कोर्स में आती जाती है तो रिवर का जो डिपोजिशन है फाइन सेडिमेंट्स का वो बढ़ जाता है, फ्लडिंग का भी रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रॉड और फ्लैट एरिया क्रिएट होता है रिवर चैनल्स के साइड्स पे, जिसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन या ब्रह्मपुत्र रिवर प्लेन। बट ये जो रिवर इरोजन हो रहा है इसका लैंडस्केप पे तो इम्पैक्ट होता ही है, बट साथ साथ में ह्यूमन सेटलमेंट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। लैंडस्केप्स के ऊपर इम्पैक्ट की बात करते हैं तो जब रिवर इरोजन हो रहा है तो इसकी वजह से मतलब उसका यही है कि वो अपने साथ जो टॉप सॉइल है जो कि फर्टाइल होती है एग्रीकल्चर के लिए उसको कैरी अवे करते जा रही है अपने साथ। तो जो एरिया है दैट इज फिट फॉर कल्टीवेशन वो कम होते जा रहा है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर, तो असम के अंदर वो जो फार्म लैंड है उसको एनुअली इरोड करती है, जिसकी वजह से साइड के एरियाज की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्पैक्ट होती है। साथ ही साथ इरोजन तो कर ही रहा है बट नए लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं, जैसे अलग वैली कार्व आउट हो जाना, जॉर्जेस बन जाना, टेरेस रिवर टेरेसेस बन जाना, तो यूनिक लैंडस्केप बनता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि जो रिवर एंड इकोसिस्टम है जिसमें अलग स्पीशीज आ जाती है, माइग्रेटरी बर्ड आ जाते हैं, फिशेज आ जाती हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, उन सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि कोसी रिवर जो कि बिहार, सौरो ऑफ बिहार भी उसको बोलते हैं, वो ऑफन अपना जो कोर्स है उसको चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से एडजॉइनिंग एरियाज में जो वेटलैंड लोकेटेड है या जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स लोकेटेड है वो उनमें कहीं ना कहीं डिसरप्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। वो ना कि सिर्फ एनिमल और बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करता है बल्कि ह्यूमन सेटलमेंट्स को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, माइग्रेशन होता है। स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में हम देख सकते हैं गंगा रिवर से एसोसिएटेड ऐसे चैलेंजेस क्रिएट होते रहते हैं।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज हो रहा है, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस या फिर रोड जो बने हुए हैं, रिवर बैंक के साइड पे इरोजन हो रहा है, तो और भी ज्यादा रिस्क हो जाता है कि जो माउंटेनियस एरियाज में भी हम देखते हैं कि जो माउंटेन रोड्स होते हैं वो बेसिकली टूट जाते हैं या फिर बह जाते हैं साथ में ब्रिजेस रिवर के, तो वो इम्पैक्ट बढ़ जाता है, इंक्रीज बढ़ जाता है, फ्लडिंग का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिवर बैंक के ऊपर इरोजन होता है तो रिवर की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी बाहर की तरफ ओवरफ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से फ्लड आता है, जो कि यमुना में भी होता है। यमुना में भी रिसेंटली हुआ, एंड कोसी रिवर बेसिन पे भी हम देखते हैं कि एनुअली फ्लड इसी वजह से आता है, इसलिए उसको सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं, जैसे कि इरोजन की वजह से लोकल फिशिंग कम्युनिटीज को इम्पैक्ट होता है, एग्रीकल्चर लैंड का लॉस होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसका लॉस हो रहा है। जैसे कि लोकल फिशिंग कम्युनिटी जो उड़ीसा की थी, वहां पे महानदी रिवर में इरोजन होने की वजह से हमने देखा कि लोकल जो फिशिंग कैपेबिलिटीज थी वो भी कम हो गई थी, तो कम्युनिटीज को भी इम्पैक्ट आता है, उनके लाइवलीहुड के ऊपर इम्पैक्ट आता है। मिटिगेशन के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम एम्बैंकमेंट्स बना रहे हैं, जैसे कि गंगा में भी हमने देखा कि फराक बैरेज हमने बनाया, ताकि जो इरोजन है और जो फ्लड रिस्क है उसको मिटिगेट कर पाए। एफॉरेस्टेशन करना, प्लांट्स को उगाना, ताकि जो रिवर बैंक के साइड पे सॉइल है उसको स्टेबलाइज कर पाए, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर पाए, इरोजन कम हो पाए। एंड साथ ही साथ रिवर इरोजन के लिए एंड साथ में वाटर रिसोर्सेज डेवलप करने के लिए इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोग्राम भी हम लेके आए हैं, ताकि इन लैंडफॉर्म्स को हम सस्टेनेबल बना पाए एंड जो इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन है उसको बैलेंस कर पाए, हमारी जो ह्यूमन नीड है। सो इसलिए एग्रीकल्चर भी हम प्रमोट करते हैं, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज हम प्रमोट करते हैं रिवर बैंक्स के साइड पे। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ग्लेशियल इरोजन। ग्लेशियल इरोजन बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्लेशियर्स हैं वो लैंड को कहीं ना कहीं सैंड पेपर की तरह रब करके जा रहे हैं, एंड लॉन्ग टर्म में जहाँ पे ऐसे एरियाज में ये टेक प्लेस हो पाता है जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा कोल्डर डिग्री पे रहता है, आइस फॉर्म होती है, जो आइस फ्लो है वो अपने ही वेट के अंदर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन क्रिएट करता है लैंड फॉर्म्स के साथ, एंड रब करके आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। ये जो ग्लेशियर है यहाँ पे खुद ही एज एन एजेंट ऑफ इरोजन की तरह काम करते हैं। इसमें तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्लकिंग, फिर एब्रेशन जो कि सैंड पेपर इफेक्ट क्रिएट करता है, एंड फ्रॉस्ट वेजिंग। तो प्लकिंग में क्या होता है कि जो ग्लेशियर है वो बेसिकली रॉक्स के ऊपर फ्रीज हो चुका है, बट जैसे जैसे ग्लेशियर मूव कर रहा है वैसे ही वैसे वो उस रॉक को भी अपने साथ पुल कर रहा है। तो जैसे हम हेयर प्लग करते हैं तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि जो ग्लेशियर है वो रॉक्स को प्लग कर रहा है अपने साथ, क्रैक क्रिएट कर रहा है। जो फ्रीज हुआ है आइस या फिर ग्लेशियर, उसकी वजह से और ज्यादा क्रैक जो है वो बढ़ जाता है, रॉक को ब्रेक कर देता है एक दूसरे से, एंड कहीं ना कहीं वो ग्लेशियर के साथ ही रॉक आगे चली जाती है। ऐसा हम हिमालयाज में देखते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि बड़े बड़े रॉक जो होते हैं, रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स जो होते हैं उनके साथ प्लग्ड अवे हो जाते हैं, उनके साथ चले जाते हैं, तो प्लकिंग। वैसे ही एब्रेशन होता है जिसमें जो रॉक और डेब्रिस पार्टिकल है वो ग्लेशियर के साथ ग्राइंड करते रहते हैं अगेंस्ट दी बेड रॉक, जो कि ग्लेशियर्स के नीचे लोकेटेड होती है। उसी की वजह से बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे स्क्रैच कर रहे हैं दोनों सर्फेसेस एक दूसरे को, एंड जो रॉक सरफेस होता है वो पॉलिश भी होता रहता है इसी सैंड पेपर इफेक्ट की वजह से। तो ग्लेशियर इरोजन की वजह से सैंड पेपर इफेक्ट भी होता है, दैट इज एबरेशन। तो जैसे ग्लेशिएटेड वैलीज जो होती है जैसे कि लद्दाख, वहां पे हम देखेंगे कि जो रॉक सरफेस होते हैं काफी ज्यादा कई जगह पे स्मूथ मिलते हैं हमको, तो वो इसी एब्रेशन के प्रोसेस की वजह से होता है। फिर फ्रॉस्ट वेजिंग होता है जिसमें जो वाटर है वो इन रॉक्स के अंदर जो क्रैक्स लोकेटेड है उनको एंटर करता है, फ्रीज होता है वहां पे, एंड उसके बाद एक्सपैंड करता है, रॉक को ब्रेक अपार्ट कर देता है। तो बेसिकली प्लकिंग के अंदर जो इनिशियल प्रोसेस है उसी को ही हम फ्रॉस्ट वेजिंग बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा हो रहा है। इसके साथ ग्लेशियल जो वाटर मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियल वाटर मेल्ट वाटर जो है उसकी वजह से भी इरोजन होता है, जैसे कि जो मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स बह रही हैं बीनीथ दी ग्लेशियर्स या फिर ग्लेशियर्स के साइड में, वो भी वैलीज क्रिएट करती हैं, वो भी चैनल क्रिएट करती है, जैसे कि हैंगिंग वैली।
जिसकी वजह से जो प्रोसेस है मैकेनिकल इरोजन का, ग्लेशियर खुद तो कर ही रहा है बट साथ साथ में जो मेल्ट वाटर है उसकी वजह से भी होता है। अब इसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे कि सर्क, जो कि बाउल शेप डिप्रेशन होता है, कराकोरम रेंजेस में हम देख सकते हैं। अब सर्क और ग्लोव के अंदर क्या डिफरेंस है? सर्क जो है वो पीक्स के थोड़ा पास में मिलता है, हमको हायर ऑल्टीट्यूड पे मिलता है कंपैरेटिवली, एंड जो ग्लोव है वो कंपैरेटिवली थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड पे मिलता है। एरिटीज हैं, दैट इज जो नाइफ या फिर एजेस शेप लाइक रिजेस फॉर्म होती हैं, जो कि कोई भी सर्क है उसके दो एडजेसेंट साइड्स पे हमें देखने को मिलती है, जैसे ये। तो रिज लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट जो होता है उसको एरिटीज बोलते हैं। इसके अलावा यू शेप्ड वैलीज क्रिएट होती है, जो ग्लेशियर है वो वाइडन होता जाता है, जिसकी वजह से जो रिवर वैली है वो डीपन होती जाती है। अब इसमें दो टाइप की वैलीज फॉर्म होती हैं, एक तो वी शेप और एक यू शेप। जैसे कि नुब्रा वैली हम बोल सकते हैं, वो यू शेप्ड वैली है। हैंगिंग वैली क्रिएट होती हैं, जो ट्रिब्यूटरी है इन ग्लेशियर्स की, वो छोटी छोटी वैली क्रिएट कर देती हैं। अब क्योंकि ये सारा जो एरिया है, लैंडफॉर्म है, वो एलिवेटेड है काफी ज्यादा, तो इस यू शेप्ड वैली के ऊपर ही हम देखते हैं कि ये हैंगिंग वैली भी क्रिएट होती है, जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर रीजन जो है वो वहां पे हैंगिंग वैलीज बनी हुई हैं नेचुरली। फिर एक और फॉर्म होता है जिसको फ्योर्ड बोलते हैं। अब ये फ्योर्ड भी जो है ये यू शेप्ड वैलीज ही हैं, बट दे आर फ्लडेड बाय द सी आफ्टर द ग्लेशियल रिट्रीट इज हैज अकर्ड। इंडिया में काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि इंडिया में ग्लेशिएटेड कोस्टल एरियाज काफी ज्यादा कम है, बट फ्योर्ड्स हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं नॉर्वे वाले रीजन में। वैसे ही ग्लेशियल स्ट्रिएशंस भी क्रिएट होते हैं, मतलब जो स्क्रैच हो रहा है बेड रॉक के ऊपर जिसकी वजह से डेब्रिस बन रहा है, वो बेसिकली मूव कर रहा है ग्लेशियर्स के साथ। तो ये जो स्क्रैच्ड बेड रॉक्स हैं उसी को ही स्ट्रेटिएटेड रॉक्स हम बोलते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में भी हमें मिलती हैं। या फिर कैनेडियन शील्ड जब बात करते हैं हम कनाडा के अंदर, वहां पे भी स्ट्रेटिएशन का प्रोसेस अकर होता है। इसके अलावा रोश माउंटेन, ये इंडिया में सिर्फ कराकोरम रेंजेस में हमें मिलता है, बट ज्यादातर प्रोमिनेंट ये है स्कॉटिश हाईलैंड्स के अंदर। यहाँ पे जो हिल्स है वो एसिमेट्रिकल डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है। एसिमेट्रिकल हिल फॉर्म हो रही है ऑफ द फॉर्म्ड फ्रॉम द बेडरॉक, जो कि क्रिएट होती है ग्लेशियर मूवमेंट की वजह से। तो जो अपस्ट्रीम वाली साइड है बेसिकली इन हिल्स की, वो स्मूदन आउट हो जाती है, बल्कि जो डाउन स्ट्रीम वाली साइड होती है इन ग्लेशियर्स की, वहां पे हमें काफी ज्यादा रगेड सरफेस देखने को मिलता है, जैग्ड होती है काफी ज्यादा, जैसे कि कराकोरम रेंजेस के अंदर। वैसे ही ग्लेशियल हॉर्न्स भी हैं, जो कि पिरामिड शेप में पीक्स बनी हुई है बेसिकली। तो इन ग्लेशियर सर्फेसिस, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स की जो पीक है उनको हम हॉर्न बोलते हैं। जैसे कि नीलकंठ पीक, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, वो भी पार्शियली फॉर्म्ड है फ्रॉम द ग्लेशियल इरोजन। या फिर एल्प्स के केस में देख सकते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर हम। इसके एग्जाम्पल्स इंडिया के अंदर यू शेप वैली का एग्जाम्पल नुब्रा वैली, गंगोत्री ग्लेशियर के अंदर हम देख सकते हैं सर्क का फॉर्मेशन, हैंगिंग वैली का फॉर्मेशन। एंड वो इफेक्ट भी होता है फिर भागीरथी रिवर की वजह से, जिसकी वजह से हैंगिंग वैलीज पे भी इम्पैक्ट आता है। फिर झांसकर रेंज जो है लद्दाख के अंदर लोकेटेड है, वहां पे हम देखते हैं ग्लेशियल हॉर्न्स का फॉर्मेशन, जो पीक है। सो बेसिकली जहाँ पे ग्लेशियर लोकेटेड है उसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जहाँ पे ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ग्लेशियल लेक जैसे कि रूपकुंड, जो कि दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स। सो ये प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हो जाते हैं। बाहर की बात करते हैं तो एल्प्स में एग्जाम्पल देख सकते हैं हम सर्क का, यू शेप्ड वैलीज का, अंटार्कटिका में देख सकते हैं। या फिर ग्लेशियल नेशनल पार्क, जो कि फेमस है क्योंकि वो यू शेप्ड वैली है, एंड वहां पे भी सर्क्स का फॉर्मेशन हुआ हो रखा है इन दी यूएसए। सो ये प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हो जाते हैं, बट इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है, साथ ही साथ पोल्यूशन का भी इम्पैक्ट होता है, जिसमें ब्लैक कार्बन जैसे सब्सटेंसेस का हम रोल देखते हैं। कि जो कैपेसिटी है ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक दी सनलाइट, वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हीटिंग बढ़ जाती है, मेल्टिंग रेट जो है ग्लेशियर्स का बढ़ जाता है। तो जो ग्लेशियल रिट्रीट का प्रोसेस है वो एक्सिलरेट हो जाता है और भी ज्यादा, राइजिंग टेम्परेचर की वजह से। जो एबिलिटी है ग्लेशियर्स की टू इरोड एंड टू शेप दी लैंडस्केप्स, वो रिड्यूस होती जाती है। जो लैंड फॉर्म्स है उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो सर्क्स हैं बेसिकली
वो इनएक्टिव हो जाते हैं कहीं ना कहीं, एंड ग्लोव का फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलता है। जो यू शेप्ड वैलीज हैं वो ड्राई हो सकती हैं टाइम के साथ, एंड सेडिमेंट्स की वजह से फिल हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा मेल्टिंग हो रहा है, उसके उसके साथ उतना ही ज्यादा सेडिमेंट वो लेके आएंगी। जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर जो इंडिया में लोकेटेड है, वो रिट्रीट करता है बाय ओवर 1500 मीटर्स लास्ट सेंचुरी के अंदर, जो कि रेट पहले के टाइम से काफी ज्यादा एक्सेलरेट हुआ है, जिसकी वजह से जो भागीरथी रिवर की वैली है वहां की जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसको वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो जो डाउन स्ट्रीम लोग हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा ग्लेशियल इरोजन का भी। जो फॉर्मेशन है ग्लेशियल लेक्स का, दैट इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स भी आते हैं उसकी वजह से, उनका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। नए लेक फॉर्म होते हैं सर्क्स के अंदर ग्लेशियल ट्रोस के अलोंग, जैसे कि झांसकर रेंज या कराकोरम रेंज में हम देख सकते हैं, नेपाल के अंदर देख सकते हैं लेक इम्जा है जो काफी ज्यादा रेट से एक्सपैंड होते जा रहा है। फिर ग्लेशियल एबरेशन और जो प्लकिंग है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो कहीं ना कहीं थिनर होते जा रहे हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से लेस प्रेशर वो एक्सर्ट कर पाएंगे बेड रॉक के ऊपर। तो जो इफेक्टिवनेस है एब्रेशन की और प्लकिंग की वो रिड्यूस होता जाता है। तो ये यूनिक हो जाता है, क्योंकि बाकी जगह पे हम देखते हैं इरोजन की वजह से जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है वो एक्सेलरेट होता है, बट यहाँ पे वो कम हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर ही कम होता जा रहा है, मेल्ट होता जा रहा है, तो ग्लेशियल इरोजन, ग्लेशियल प्लकिंग एंड अबरेशन वो भी कम हो जाता है, तो लैंड फॉर्म में चेंजेस आएगा उसकी वजह से। फिर सेडिमेंट डिपोजिशन, जो मेल्ट वाटर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है राइज इन टेम्परेचर की वजह से, तो जो मेल्ट वाटर स्ट्रीम है वो इंक्रीज हो जाएंगी इन दी नंबर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, एंड और भी ज्यादा सेडिमेंट लेके आएंगी डाउन स्ट्रीम, जिसकी वजह से डिपोजिशनल फीचर्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो सेडिमेंटेशन की वजह से फॉर्म आने वाले लैंडफॉर्म्स बढ़ जाएंगे, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर देख सकते हैं, कराकोरम रेंजेस के अंदर, जो कि ग्लोव फॉर्मेशन की वजह से या फिर जो इंक्रीज हो गई है नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, मेल्ट वाटर जो नीचे बह के आ रहा है उसकी वजह से जो सेडिमेंट डिपोजिशन है डाउनस्ट्रीम वो बढ़ चुका है। तो वो कहीं ना कहीं रिवर चैनल के जो कोर्स है उसको भी इम्पैक्ट करता है। इरोजनल इरोजन की वजह से जो लैंड फॉर्म के अंदर स्टेबिलिटी है, जैसे कि हॉर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, हैंगिंग वैली बढ़ रहा है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो चुका है, ऊपर से बड़े पत्थर पार्टिकल्स गिरना वो भी इंक्रीज हो चुका है, रॉक फॉल होना इंक्रीज हो गया, लैंडस्लाइड होना इंक्रीज हो गया है। तो जो ग्लेशियल हॉर्न्स होते हैं, एरिटीज होती है जो कि रिजेस होती हैं, जो पीक होती है पिरामिड शेप्ड, उनका कोलैप्स होना और भी ज्यादा वो प्रोन हो जाते हैं। हैंगिंग वैलीज में हो सकता है कि इरोजन का रेट और भी ज्यादा बढ़ जाए, जो फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल है उसकी वजह से और भी ज्यादा डिब्रिस फ्लो हो। तो ये अलग अलग इम्पैक्ट हो जाते हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन दी ग्लेशियल इरोजन। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। एओलियन प्रोसेस सबसे पहले होता क्या है? तो एओलियन प्रोसेस जो है ये रिलेटेड है डेजर्ट इरोजन से बेसिकली, एंड विंड की वजह से होता है। इसमें 3 से 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक तो इरोजन हो रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एंड फिर डिपोजिशन हो रहा है उसी सेडिमेंट का। एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन्स में ज्यादातर होते हैं, कोस्टल एरियाज में भी इसका थोड़ा बहुत रोल देखने को मिलता है। सबसे पहले जो लूज पार्टिकल है, जो रॉक है वो ब्रेक डाउन हुआ है, वो रिमूव हुआ है उस लोकेशन से, उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है। उसके बाद वो जो सेडिमेंट है बेसिकली उसमें बोलते हैं कि सरफेस क्रीप वो फॉर्म कर रहा है या कहीं जाके वो डिपॉजिट हो रहा है, जिसकी वजह से सैंड ड्यून्स भी बनते हैं। लूज डिपॉजिट का फॉर्मेशन होता है, एंड साथ में जो सैंड की शीट लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाता है डिपोजिशन की वजह से। फिर डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डिपोजिशनल ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। सो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स जो हैं दे आर रिजल्टिंग फ्रॉम दी मटीरियल विच इज डिपॉजिटेड बाय द ग्लेशियर। सबसे पहले जब वो मेल्ट हो रहे हैं या वो रिट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से की फीचर्स हमने देखे भी लैंडफॉर्म्स में, जिसमें मोरेन फॉर्म होते हैं, मतलब रिजेस फॉर्म हो जाते हैं डिब्रिस के, जो कि हमें हेल्प भी करते हैं कि ग्लेशियर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो साइंटिस्ट को उस चीज में भी हेल्प करते हैं। वो ड्रमलिन्स का फॉर्मेशन होता है, जो हिल्स है या फिर जो सेडिमेंटेशन है जो कि ग्लेशियल फ्लो की डायरेक्शन में ही आ रहा है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन हो जाता है, हिल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है। एस्कर्स भी वैसे ही होता है जो कि लॉन्ग रिजेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है फ्रॉम दी सेडिमेंट्स, जो कि मेल्ट वाटर स्ट्रीम से आ रहा होता है, एंड एक्वीफायर की तरह भी काम करते हैं।
वैसे ही आउट वॉश प्लेन करके भी एक फिनोमेना होता है, जो कि बेसिकली मेल्ट वाटर के साथ जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो जब डिपॉजिट होते हैं तो वो एक फर्टाइल प्लेन बनाते हैं, जिसको हम आउट वॉश प्लेन्स बोलते हैं। सिग्निफिकेंस इनका यही है कि सबसे ज्यादा तो बोल सकते हैं कि ये फर्टिलिटी ऑफ जो सॉइल है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आउट वॉश प्लेन्स। फिर रिजर्वोयर की तरह काम करते हैं, ग्राउंड वाटर रिजर्वोयर की तरह। इसके अलावा पास्ट में जो ग्लेशियर की एक्टिविटी हुई है या क्लाइमेट कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो भी हम स्टडी कर सकते हैं इनका यूज करके। Next is glacial landforms provide valuable insights into the past climatic conditions. Discuss with example. जैसा कि हमने अभी देखा कि लैंडफॉर्म, मोरेन, सर्क, जो विंड के साथ ग्लेशियल सेडिमेंट्स आ जाते हैं, लूस डिपॉजिट्स, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि कोल्ड क्लाइमेट है या फिर ड्राई क्लाइमेट है। एक्यूमुलेशन जोन कहाँ पे बन रहा था पहले, सर्क से हमें पता चलता है। फिर मोरेन से हमें पता चलता है कि रिट्रीट का क्या पैटर्न है, जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर का जो रिट्रीट हो रहा है उसके उसमें मोरेन्स की स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या पैटर्न है उसका। फिर स्ट्रेटिएशन हमने देखा था, वो हमें ये क्लू देते हैं कि जो आइस है उसका फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ग्लेशियर का कितना प्रेशर, कितना फ्रिक्शन लग पा रहा है, जिसकी वजह से यू शेप्ड वैलीज भी क्रिएट होती हैं। तो इनसाइट देता है, एंड वो कहीं ना कहीं मानसून के अंदर भी जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके अंदर भी इनसाइट हमें दे सकता है कि जो मानसून का फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से रेनफॉल का भी पैटर्न वेरी कर रहा है, तो वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स को। देन डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ ग्लेशियल ट्रो एंड एक्सप्लेन इट, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अ रिवर वैली। सो ग्लेशियल ट्रो की बात करते हैं तो ग्लेशियल ट्रो में बेसिकली यू शेप्ड, ग्लेशियर ट्रो की बात करते हैं तो यू शेप्ड होता है ये। एंड रिवर वैली की जब बात करते हैं तो वो वी शेप्ड होता है। सबसे पहले यू शेप फॉर्म होता है, एंड उसी में जब हम देखते हैं धीरे धीरे साइडवर्ड डायरेक्शन में हमारा इरोजन जब बढ़ जाता है तो वो वी शेप क्रिएट कर देता है। अब जो रिवर वैली है वहां पे इरोजन हुआ है क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है। बट ग्लेशियल ट्रो में जो इरोजन है ये प्लकिंग की वजह से, एब्रेशन की वजह से, जो ग्लेशियर कर रहा है उसकी वजह से फॉर्म होता है। देख सकते हैं जैसे कि जो ग्लेशियल ट्रो भी होता है उसके अंदर भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, जैसे कि हैंगिंग वैली वो फॉर्म हो जाती हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स की वजह से। रिबन लेक फॉर्म हो जाते हैं, रिबन लेक मतलब जो कि ट्रो फ्लोर पे फॉर्म हो रहे हैं, ट्रो बेस पे फॉर्म हो रहे हैं, बट उनका जो लेक है वो काफी ज्यादा एक तो लॉन्ग स्ट्रक्चर में है और बहुत ज्यादा नैरो है। वाइड और डीप नहीं है, नैरो और लॉन्ग है, एंड ट्रो सरफेस पे फॉर्म हो रहा है। तो जो रिवर वैली है क्योंकि वो वी शेप्ड है तो वो अनइवन होती है, एक सेम डायरेक्शन में नहीं होती है, चेंज होता रहता है डायरेक्शन भी एंड फ्लो भी, और नैरो होती है। बट जो ग्लेशियल ट्रो होता है वो वाइड होता है एंड वो फ्लैट सरफेस होता है ज्यादातर। सो ये बेसिक डिफरेंस है कि रिवर में इरोजन वाटर की वजह से हो रहा है, यहाँ पे ग्लेशियर के एब्रेशन और प्लकिंग की वजह से हो रहा है। ग्लेशियल ट्रो यू शेप्ड वैली है, जैसे कि हमने देखा कि हमने पूरे भी ग्लेशियल इरोजन में कहीं भी नहीं देखा कि वी शेप वैली फॉर्म हो रही है, क्योंकि पहले यू शेप वैली वहां पे बनती है। तो ग्लेशियल ट्रो ग्लेशियल इरोजन की वजह से फॉर्म होता है, इसलिए यू शेप्ड ही है ये भी, एंड रिवर वैली जो कि वी शेप्ड है। फिर डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लूज डिपॉजिट्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। सो लूज पहले तो है क्या, विंड ब्लोन होता है, फाइन ग्रेन सेडिमेंट तुम बोल सकते हैं जो कि विंड के साथ आते हैं। ग्लेशियल इरोजन में भी रोल हो सकता है इनका, डेजर्ट एरिया में भी हो सकता है, कोस्टल एरिया में भी हो सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं उन सेडिमेंट से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मिनरल नहीं था उस लैंडफॉर्म में वो भी एड ऑन हो गया उस शीट की वजह से। ह्यूमन सेटलमेंट में हम बोल सकते हैं कि ये जो सेडिमेंट होते हैं कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम आते हैं। रिच होते हैं मिनरल में, जैसे कि कैल्शियम या फिर पोटेशियम, जो कि कुछ कुछ क्रॉप्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। जो सॉइल की कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की, स्पेसिफिकली सेमी एरिड एरियाज में जब बात करते हैं तो वहां पे ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से सेमी एरिड एरियाज के अंदर भी जो एग्रीकल्चर है वो हो पाता है। जैसे कि मिसिसिपी वैली के अंदर बात करते हैं तो फर्टाइल फार्मिंग एरियाज वहां पे क्रिएट हो रखे हैं। जर्मनी यूक्रेन के अंदर भी बात करता है, यूरोप में, तो वहां पे भी इनहेंस करता है लूज पार्टिकल्स। लूज प्लेट्यू भी लोकेटेड है चाइना के अंदर, जो कि पहले की जो सिविलाइजेशन थी चाइनीज उनको भी सपोर्ट करता था, सेम बेसिकली सेम ग्राउंड्स पे ही।
सो ये हम कवर कर चुके हैं, ग्लेशियल इरोजन एंड देन ऑल्सो कोस्टल इरोजन, क्या इम्पैक्ट आ रहा है रीसेंट चैलेंजेस का, क्या लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहा है एंड क्या हम कर रहे हैं उसके लिए, and also the questions raised regarding these topics. So thank you so much everyone for joining. Keep watching and keep learning with Ansarkari.